हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सैंपल पेपर, जिसमें आप 2024 का सैंपल पेपर देख रहे थे। काफी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आए हैं। क्योंकि आप जानते हैं हम सिर्फ बायो का पोर्शन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ बायो के ही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं। आपने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने क्या किया, हार्ट की फंक्शनिंग यहाँ पर देखी और आपने देखा कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये भी आपने यहाँ पर देखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया था वो था क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको क्या करना था, श्वसन तंत्र का चित्र बनाना था। उसमें आपको दिखाने थे श्वास नली, जिसे आप ट्रैकिया कहते हैं, सूतिका यानी कि एल्वेलाई और फुफ्फुस यानी कि लंग्स आपको दिखाने थे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे और अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे तो आपने दोनों क्वेश्चन में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है। क्योंकि जब आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को देख रहे थे वहां पर भी आपने किसकी बात की थी, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। हार्ट की फंक्शनिंग अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देखेंगे, आप लंग्स की फंक्शनिंग को भी देखेंगे। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में आप हार्ट को भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, काम को एक साथ कर रहे हैं। मेन पर्पस है क्या दोनों का, मेन पर्पस ये है कि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप कराया जाए, यानी कि ऑक्सीजन जिस ब्लड में होगा, जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी उस ब्लड को आपकी बॉडी में क्या कराया जाए, पंप कराया जाए। तो पंप कौन कर रहा है, आपका हार्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन ऐड करेगा, आपने कहा कि आपके लंग्स करेंगे। लंग्स का कौन सा पार्ट करेगा, आपने कहा एल्वेलाई करेगा। तो ये आपके पास क्या आया था, श्वसन तंत्र आया था इस प्रकार से। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर की गई है। नंबर 1 पर आपको दिखाया गया है, आपने कहा नेजल कैविटी है पहला। सेकंड में आपको फेरेंक्स बताया गया है। तीसरे में आपको लैरिंक्स बताए गए हैं, ये जो नंबरिंग आपको दिखाई गई है। चौथे में आपको ट्रैकिया बताया गया। ठीक है, अब चौथे में ट्रैकिया में आपने क्या कहा कि यहाँ से जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। दो पार्ट में जब डिवाइड हो गया है तो इन दोनों को आपने क्या कहा, इन दोनों ब्रांचेस को आपने कहा ब्रोंकाई कहा। ठीक है, अब ब्रोंकाई जहां क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इस वाले पोर्शन में हुए हैं, इसे आपने क्या कहा, लंग्स कहा। नंबर 6 आपके पास क्या आते हैं, लंग्स आते हैं। ठीक है, ये है लंग्स यानी कि फेफड़े। अब आपने कहा कि जो ट्रैकिया, जो ब्रोंकाई थे आपके, ब्रोंकाई दोनों में क्या हो गए, ब्रोंकाई चले गए हैं। अब ब्रोंकाई फिर से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। जैसे कि आपने पेड़ की शाखाएं देखी, आपने जब पेड़ देखा इस प्रकार से, आपने कहा एक ब्रांच इधर चली गई, फिर एक ब्रांच ऊपर को है, फिर एक साइड में निकल गई है, फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल गई है, फिर यहाँ से भी इस प्रकार से, फिर यहाँ से भी एक ब्रांच निकल गई है इस प्रकार से। ऐसी ब्रांचेस देखते हैं आप पेड़ों में। बस ऐसे ही ब्रांचेस आपकी बनती है कहाँ पे, जब ब्रोंकाई फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहाँ पे बन रही है, आपने कहा कि ये यहाँ पर जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर बन रही है। अब आपने कहा कि लास्ट वाला जो एंड होगा, इस प्रकार से आपने डायग्राम देखा था। आपने कहा ये आपका ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, इसे आपने ब्रोंकाई कहा। ये आपके ब्रोंकाई है। यहाँ ब्रोंकाई किस में डिवाइड हुए हैं, आपके लंग्स में डिवाइड हुए हैं। अब ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार से गुच्छे से दिख रहे हैं। तो आपने कहा कि ये तो आपका था ट्रैकिया, ये दोनों आपके क्या हैं, ब्रोंकाई हैं। और ये आपके क्या आते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ये आपके क्या आते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये आपके क्या आते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई आते हैं। और लास्ट वाले जो ब्रोंकाई है जिस पर आपको ये एल्वेलाई दिखाई दे रहे हैं, इसे आपने कहा टर्मिनल ब्रोंकाई आपके आ गए हैं। क्या है, टर्मिनल ब्रोंकाई आए हैं। तो पूछा जाता है आपसे कि जो एल्वेलाई है वो कहाँ लगे होते हैं, आपने कहा टर्मिनल ब्रोंकाई पे लगे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके ब्रोंकाई हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। इसी के साथ सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास आया था उसमें आपको क्या बताना था, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आपको बताना था, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपको बताना था। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है आपका। आपने कहा कि आपकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं।
दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जिसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एंडो और एक्सो। अब शब्दों पर आप क्या होता है, ज्यादातर टाइम हम क्या करते हैं, जो वर्ड्स होते हैं वही हमें डेफिनेशन को बता देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो वर्ड्स होते हैं हमें उन पे नहीं जाना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की और हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की। एंडो का मतलब होता है, सबसे पहले तो जो ग्लैंड्स होती हैं, आपने कहा जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो रिलीज कर रही हैं वो हार्मोन को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, कहाँ रिलीज कर रही है, आपने कहा आपके रक्त में रिलीज कर रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि ऐसी ग्रंथियां जिनमें डक्ट नहीं पाई जाती हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो वहां पे आपको कुछ पाइप मिले थे, अगर हम साधारण भाषा में कहें, और अगर हम बायो की लैंग्वेज में कहें, आपने कहा आपके पास आर्टरीज आती हैं, आपके पास वेन आती हैं, आपके पास कैपिलरी आती है, जिनके द्वारा जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो रक्त है आपका धमनियों में, शिराओं में और केशिकाओं में बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या करेंगे, हार्मोन का श्रावण करेंगे, लेकिन हार्मोन का श्रावण किसी डक्ट में नहीं होता है, क्योंकि डक्ट नहीं है तो कहाँ होगा, आपने कहा कि ये कहाँ करती हैं, आपके रक्त में करती हैं। ये श्रावण कहाँ करेगी, आपके रक्त में करती हैं। कोई भी सिक्रीशन हुआ सीधे रक्त में यहाँ पर क्या कर दिया गया है, श्रावित कर दिया गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड आप उन्हें कहते हैं। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड भी आप उन्हें कहते हैं। अब आपने कहा एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या आए हैं, आपने कहा थायराइड ग्लैंड है, आपका टेस्टिस है, आपका पेनक्रियाज है, आपका पिट्यूटरी है। अब देखिए आपका पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है, मैं आपको कहूँ कि पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, आपने कहा पिट्यूटरी से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन। अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं रिलीज होगा, ये क्या होगा, आपके रक्त में क्या होता है, श्रावित होता है। और जब रक्त में श्रावित होता है तो ये अपने टारगेट साइट पर जाएगा। टारगेट साइट क्या होती है, जहां पर उस हार्मोन को काम करना है। देखिए हार्मोन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही श्रावित होते रहेंगे या हमेशा ही उतनी ही मात्रा में श्रावित होते रहेंगे। हार्मोन तभी श्रावित होते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है, वहीं पर काम करते हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होगी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पेनक्रियास की ही बात कर लीजिए, आप टेस्टिस की ही बात कर लीजिए, आप थायराइड ग्लैंड की ही आप बात कर लीजिए। ठीक है, अब हमने कहा जो यहाँ पर पेनक्रियास है, पेनक्रियास से क्या श्रावित हो रहे हैं, आपने कहा कि कुछ हार्मोन श्रावित हो रहे हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं, जहां पर उनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझनी है। तो आपने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो अपने सिक्रेशन को, अपने श्रावण को रक्त में श्रावित करती हैं। इतनी बात तो क्लियर है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, आपने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपने श्रावण को डक्ट के माध्यम से क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। क्या होंगी, यहाँ पे डक्ट होंगी। जैसे कि आपने कहा लार ग्रंथि। ठीक है, जैसे कि आपने क्या कहा, आपने कहा लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि क्या है आपके, आपने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बहिश्रावी ग्रंथि है। बहिश्रावी ग्रंथि तो अपने श्रावण को, अब इसका श्रावण क्या होगा, लार ग्रंथि का श्रावण क्या होगा, लार होगा, जिसे आप क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। अब ये अपने सिक्रीशन को कहाँ देती है, यानी कि इसका श्रावण क्या कहाँ होता है, आपने कहा हमेशा आपके मुख में ही होगा। आपने यही देखा कि आपका जो लार है आपके मुख में ही निकलता है, किसी और अंग में नहीं निकलता, या आपके रक्त में नहीं निकल रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपनी सिक्रेशन को डक्ट के माध्यम से एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट ऑर्गन पर ही वहां पर क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। क्लियर है इतनी बात कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में। अब हम बात कर रहे थे अंतःस्रावी तंत्र की, यानी कि हम बात कर रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम की। आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम आया है जहां पर आपको थायराइड ग्लैंड को बताना था, ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये आपके टेस्टिस आ जाती है। और नेक्स्ट आपको बताना था पैनक्रियास को। ठीक है, ये आपका क्या है, पैनक्रियास है। अब पैनक्रियास के बारे में आपसे कहा जाता है कि पैनक्रियास जो ग्लैंड है इसमें दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी और एंडोक्राइन पार्ट भी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था जेनेटिक का। आपको कहा गया था कि क्या होगा, क्या होगा, यानी कि आपको पहले बताया गया कि जब आपने एक लंबे पौधे का क्रॉस एक छोटे पौधे से कराया तो आपको F1 जनरेशन में
सिर्फ लंबे पौधे मिले। ठीक है, तो आपको क्या मिले? लंबे पौधे मिले। ये तो क्वेश्चन आपको बता रहा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो यहाँ पर ये जनक था, जो बौना पौधा था, इसका क्या हुआ? आपने कहा कि जब आपने सेल्फ क्रॉस कराया, जब आपने सेल्फ क्रॉस कराया तो आपके पास F2 ये है F1 जनरेशन। जब आपके पास F2 जनरेशन आई तो आपको इस प्रकार से देखने को मिला, जिसमें आपने कहा ये 3 क्या है? लंबे हैं, और ये एक कैसा है? बौना है। आपने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ जीन ऐसे होते हैं कि जो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने कैरेक्टर को फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस प्रकार के जीन को या इस प्रकार के पेरेंट को आप क्या कहते हैं? रेसेसिव पेरेंट कहते हैं। ठीक है, रेसेसिव का मतलब होता है कि जब ये क्या होगा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी अपने गुणों को एक्सप्रेस करेगा। इसके जस्ट अपोजिट आपने कहा कुछ ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर को दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि लंबा जो पौधा है वो यहाँ पर एक भी एलील है, तब भी अपने गुणों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर को आपने, या इस प्रकार के जनक को आपने क्या कहा? डोमिनेंट पेरेंट कहा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? सेकेंड क्वेश्चन आपके पास आया था अनुवांशिकता, ये जनक किसे कहते हैं? आपने कहा ग्रेगर जॉन मैंडल है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए, अब क्वेश्चन हमारा क्या था? 27, क्वेश्चन नंबर 27 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे आपको द्विविखंडन और कायिक प्रवर्धन पर क्या करनी है? टिप्पणी लिखनी है। तो कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे कि हमने कहा ये जो दोनों हैं ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार है तो यहाँ पर एक ही जनक शामिल होगा। ठीक है, एक ही जनक शामिल होगा। तो अब आपको बताना है कि द्विविखंडन में क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन में क्या हुआ, और आपको बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के क्या क्या एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप खुद लिख लेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफी बार आ चुका है। एग्जाम्पल आपके पास आता है अमीबा। ठीक है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये बात आप सारे जानते हैं, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो जब अमीबा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है, द्विविखंडन क्या होता है। द्विविखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जनक कोशिका है वो 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। लिख ले यही बात। ठीक है, किसकी डेफिनेशन है? ये है द्विविखंडन की डेफिनेशन, कि वह प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, उसे आप क्या कहते हैं? द्विविखंडन कहते हैं। डायग्राम भी आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का ये है, डेफिनेशन भी लिखनी है, डायग्राम भी आपको बनाना है। तो आपने कहा ये है आपके पास अमीबा। अमीबा में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, केंद्रक क्या करेगा? यहाँ पर विभाजित होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो केंद्रक है वहां पर 1 से 2 केंद्रक बनने लगे हैं। क्या है ये? केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आपने क्या बोला? यहाँ पर आपने क्या देखा? एक न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, और एक न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है। एट लास्ट क्या हुआ आपके पास? आपके पास यहाँ पर क्या बन गई है? संतति अमीबा आ गए हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। ये अमीबा क्या है? ये जनक अमीबा है। ठीक, ये आपका क्या है? जनक अमीबा है, यानी पेरेंट अमीबा है। पेरेंट अमीबा भी डिवीजन हुआ, और इसने क्या की? 2 संतति कोशिकाओं को यहाँ पे बनाए, संतति अमीबा बन गए, जिसे आप डॉटर सेल या डॉटर अमीबा कह सकते हैं।
तो बाइनरी फिजन जब होता है तो 2 सेल यहाँ पर बनती हैं। मल्टीपल फिजन भी आप पढ़ेंगे तो मल्टीपल फिजन में मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल फिजन में आपके पास बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए डायग्राम को किस प्रकार से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो पहला पार्ट आपने क्लियर कर लिया है। सेकंड आपके पास आता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? आपने कहा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको देखने को मिलता है प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स में आपने कहा कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट आप क्या करते हैं, प्लांट के किसी भी भाग से या फिर प्लांट का कोई भी भाग जो कि नए प्लांट के फॉर्मेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, क्या डेफिनेशन आई आपके पास? आपने कहा पौधे का कोई भी भाग जो कि नया पौधा बनाने में सक्षम होता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि आपने कहा रूट्स हो गई हैं, जैसे कि आपने कहा स्टेम हो गया है, जैसे कि आपने कहा लीफ हो गई है, पत्ती हो गई है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, नया पौधा बना लेते हैं। जैसे कि स्टेम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपने देखा गुलाब की टहनी, आपने गुलाब की टहनी क्या की, काटी वहां से और उसे आपने मिट्टी में डाल दिया है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे उस टहनी से पूरा गुलाब का पौधा आपके पास बन जाता है। तो क्या है, ये कायिक प्रवर्धन है। जैसे कि आपने कहा आलू, आपके पास आलू होता है, आलू है। अब आलू में आपने छोटे छोटे इस प्रकार से प्रोजेक्शन देखे होंगे जिसे आप क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं जिसे आप बर्ड कहते हैं। आपने क्या किया, जो बर्ड है आपने इन्हें काटा, आपने इन्हें बोया और आपने देखा कि आपके पास क्या है, यहाँ पे नया पौधा आ जाता है प्रकार से। ये आपके पास क्या है, नया पौधा आ जाता है। आपने कहा अदरक, अदरक है, अदरक में इस प्रकार से नोड होती है। तो यहाँ पर भी आप क्या करते हैं, अदरक को काट करके उसे बो देते हैं और उसी से आपका नया पौधा बन जाता है। ये तो बात हुई किसकी, तने की। अब हम बात करेंगे अगर लीफ की। आपने कहा आपने ब्रायोफाइलम की लीफ देखी इस प्रकार से, ब्रायोफाइलम की लीफ जो होती है, ये आपके पास लीफ आ जाती है। तो ये जो लीफ है इसके जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अब इन्हें कट करके अगर कहीं दूसरी जगह पे बोया जाए तो आपको क्या मिलेगा, पूरा जो ब्रायोफाइलम है वो नया मिल जाता है। कायिक प्रवर्धन में हो क्या रहा है कि पौधे के किसी भी भाग से आप क्या कर रहे हैं, किसी भी भाग को पौधे से अलग करके आप बो रहे हैं तो आपको एक नया पौधा मिल जा रहा है। सिंपल सी बात है, इसी को आप क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिए हैं, कुछ और एग्जाम्पल आप लोग वहां पर पढ़ के आएंगे। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो और में आपके पास अथवा में प्रश्न आया है वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है। दोनों ही क्या है, दो दो नंबर के आपके पास आते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। यानी कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले आप निषेचन बताएंगे, निषेचन क्या होता है, क्या होता है डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो। ठीक है, नर व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या हुआ, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन दो प्रकार के आपके पास आए हैं। आपने कहा अगर हम निषेचन पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स में, आपने कहा कहाँ पाया जा रहा था, जो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर पाया जा रहा था। यानी कि बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसे आप कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे आप कहते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो बॉडी के बाहर कहाँ आपने पढ़ा था, आपने कहा जो फ्रॉग होते हैं उनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में होता है। वहां पर क्या होता है, जो आपके मेल और फीमेल होते हैं दोनों गैमेट को पानी में रिलीज कर देते हैं और पानी में ही क्या होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इसी के बेस पे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज्यादा होता है। तो आपने कहा था कि क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा सेफ है, वहां पर फर्टिलाइजेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए वहां पर एग का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि क्या है, जो कंडीशन है वो सारी फेवरेबल कंडीशन है। अगर हम बात करें बाह्य निषेचन की, तो बाह्य निषेचन में क्या हो रहा है, नर व मादा युग्मक को क्या है, पानी में ही सनलाइट होना है। तो पानी में सनलाइट होने के जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पानी का बहाव अगर आ गया तो आपने कहा कि जो यहाँ पर गैमीट हैं वो बह जाते हैं। अगर बारिश यहाँ पर आ जाती है तो आप कहते हैं कि जो गैमीट है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर जलीय जीव इन गैमीट्स को क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होंगे वो काफी कम होते हैं, इसीलिए जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर एग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन और डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं। तो क्या डेफिनेशन आई आपके पास निषेचन की, आपने कहा द फ्यूजन ऑफ अ हैप्लॉइड मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट दैट इज ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड सेल ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक अगुणित नर युग्मक जिसे आप शुक्राणु कहते हैं और एक अगुणित मादा युग्मक जिसे आप अंडाणु कहते हैं, उसके संलयन से एक द्विगुणित कोशिका यानी कि युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे आप क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब आपको क्या बोला गया है आपने कहा कि आपके पास जो मेल गैमेट आया और आपके पास जो फीमेल गैमेट आई, वो दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड। ठीक है, दोनों कैसे थे, हैप्लॉइड थे। हम बात करें अगर ह्यूमन की, तो आपने कहा कि हैप्लॉइड का मतलब होगा यहाँ पर 23 क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब होगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। अब जब ये सनलाइट होते हैं तो ये बनाएंगे जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, आपने कहा डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है यहाँ पर 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार डेफिनेशन को आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो अब डिफरेंस को देख लेते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आपको क्या क्या डिफरेंसेस बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, आंतरिक निषेचन है। ये आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यानी कि बाह्य निषेचन है। सबसे पहले आपसे कहा गया है व्हाट इज मीनिंग, सबसे पहले आपको अर्थ बताया गया है दोनों का। तो आपने कहा फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन का अर्थ है कि गैमेट का जो फ्यूजन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है। वहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या कहा, यूनियन ऑफ गैमेट्स इन एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट इज वाटर बॉडीज, की जो गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, युग्मक का संलयन हो रहा है, वो पानी में अगर हो रहा है तो आपने कहा कि ये बाह्य निषेचन है। सेकेंड आपने कहा क्वांटिटी ऑफ गैमीट रिलीज। ठीक है, कि यहाँ पर युग्मक कितने बनेंगे, यानी कि एक्स से ही मतलब यहाँ पर है, आपने कहा लेजर इज रिलीज एंड डिपॉजिट इनसाइड द फीमेल बॉडी। यहाँ पर जो गैमीट बनेंगे, जो आंतरिक निषेचन में जो गैमीट बनते हैं वो कम बनते हैं, किसके कंपैरिजन में, बाह्य निषेचन के कंपैरिजन में। तो आपने कहा मल्टीपल गैमेट्स बोथ मेल एंड फीमेल आर रिलीज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स। और जो बाह्य निषेचन होता है वहां पर बहुत सारे गैमेट बनते हैं। क्यों बनते हैं, ये रीजन मैंने आपको बता दिया है। गैमेट इन्वॉल्व, कौन कौन से गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, आपने कहा ओनली मेल गैमेट आर डिस्चार्ज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक। अब यहाँ पर आपने कहा कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पर सिर्फ मेल गैमेट ही क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, अपने कहा बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू द एक्सटर्नल सराउंडिंग, क्योंकि दोनों ही गैमेट पानी में आएंगे, इसीलिए दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, मूव करेंगे। नेक्स्ट आपने कहा साइट ऑफ फर्दर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कहाँ होगा उसके बाद, आपने कहा इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, तो डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, आपने कहा फीमेल के यूट्रस में। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें, आपने कहा ये बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स आए हैं, उन्हें एक बार नोट कीजिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे।
चलिए तो नेक्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास आते हैं उनमें आपको टाइप्स की बात की गई है कि यानी कि किस प्रकार के अलग अलग टाइप्स आपके पास आते हैं, कैसे टाइप किस बेसिस से आपको बताए गए हैं। तो जो यंग वंस है, यंग वंस को बर्थ किस स्टेज में दिया जाता है या फिर किस फेज में दिया जाता है। तो आपने कहा कि अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपके पास वीवी पैरिटी आती है, ओवी पैरिटी आती है और ओवो वीवी पैरिटी आती है। वीवी पैरिटी का मतलब होता है जो कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, ओवी पैरिटी में आपने का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ओवी वीवी पैरिटी में आपके दोनों ही यहाँ पर शामिल होते हैं। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपने का कोई प्रकार यहाँ पर नहीं होता है। मेरिट्स यानी कि आप इसके बेनिफिट्स अगर देखें दोनों के तो आपने का आंतरिक जो निषेचन होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हाई सर्वाइवल चांसेस एज अ नरिश्ड बाय अ पेरेंट, यहाँ पर जो यंग वंस है उनके सर्वाइवल के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कहा सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन रेट इज हाई, क्योंकि हमने कहा कि जो फर्टिलाइजेशन निषेचन है वो शरीर बॉडी के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट आपने कहा चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन आर राइट। इन शॉर्ट आपने कहा जो आंतरिक निषेचन होता है वहां पर निषेचन के चांसेस ज्यादा होते हैं और जो यंग वंस होते हैं उनकी जो केयर है, क्योंकि पेरेंट कर रहे हैं, पेरेंट की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो और अच्छे से वो क्या करेंगे वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। बाह्य निषेचन की क्या क्या यहाँ पर महत्व आता है आपने कहा। एक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा संतति क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, एक बार में बहुत सारी संतति आपको देखने को मिलेगी। फाइंडिंग अ मेट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, ठीक है, और कंपटीशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज लेस, यहाँ पर दोनों के बीच कंपटीशन क्या होगा, कम होगा। अब डीमेरिट्स हमारे पास आते हैं, यानी कि क्या क्या हानियां होती हैं। आपने कहा आंतरिक निषेचन में फाइंडिंग अ मेट रिक्वायर्ड अ मच एनर्जी, यहाँ पर आंतरिक निषेचन में मेट को यहाँ पर ढूंढने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द फीमेल काउंटर पार्ट, ठीक है, एंड फ्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे, कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ अगर हम देखें बाह्य फर्टिलाइजेशन में यानी कि बाह्य निषेचन में आपने कहा एज दे गेट अ प्रेड अपॉन इजिली एंड लैक ऑफ पेरेंटल केयर रिजल्ट इन लेसर सर्वाइवल चांसेस, मोस्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग गो अनफर्टिलाइज्ड failing to survive until maturity, survival restricted to moist and wet environment only। सबसे पहले तो ये होता है क्योंकि निषेचन बाहर हो रहा है तो उसके निषेचन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। फिर आपने कहा क्योंकि डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, तो अगर डेवलपमेंट बाहर हो रहा है तो आपने कहा जो यंग वंस होते हैं उनके सर्वाइवल के जो चांसेस है वो यहाँ पर कम होंगे, ठीक है, क्लियर है। लास्ट में आपके पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं कि आंतरिक निषेचन किसमें पाया जाता है और बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है। तो आज आपने बात की यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बारे में, तो इसी प्रकार से जो और भी क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।